गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात किए हुए थे कुर्की के बारे में, प्रोक्लामेशन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुर्की अगर हो गई है तो कुर्क की गई संपत्ति पर दावा कौन कर सकता है। कुर्क की गई संपत्ति पर दावा कौन कर सकता है? क्या उद्घोषित व्यक्ति कुर्क किए गए संपत्ति पर दावा कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर दावा करता है तो कहां दावा करता है? दावा करने के बाद क्या होता है? अगर उद्घोषित पर्सन जो भी है, प्रोक्लेम्ड पर्सन के संपत्ति के अलावे अगर किसी इंटरेस्टेड पार्टी का, जैसे सपोज करिए, ऐसे समझिए कि हम पर एफआईआर हुआ, मुझे पुलिस पकड़ना चाहती है, मेरे अगेंस्ट कोर्ट से समन वारंट निकला है, हम नहीं पहुंचे हैं, मेरे अगेंस्ट प्रोक्लामेशन हुई है, मेरे संपत्ति की कुर्की का आदेश है और मेरे भाई की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है, तो वह दावा कर सकता है कि नहीं? मैं दावा कर सकता हूं कि नहीं? उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं कि अगर कुर्क की गई संपत्ति को दावा कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, कहां किया जा सकता है, तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्लास का वीडियो देखिए, तब आप सीख पाएंगे कि कुर्क की गई संपत्ति पर दावा कौन कर सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, कहां किया जा सकता है। आइए चलते हैं। संपत्ति पर दावा करने के पहले हम लोग जरा याद करते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कुर्की का आदेश किस प्रकार हुआ था। हम लोग धारा 82 पढ़े थे, याद होगा आपको। धारा 82 में पढ़े थे कि जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट निकल गया हुआ है, वारंट की एक्सक्यूशन से कोई आदमी बच रहा है, अपने आप को छिपा रहा है, एक्सक्यूशन नहीं होने दे रहा है, न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट धारा 82(1) में आपने पढ़ा था कि उद्घोषणा होता है। धारा 82(2) में हम लोग पढ़े थे कि उद्घोषणा किस प्रकार होता है, उद्घोषणा के ढंग के बारे में पढ़े थे। 82 के 3 में पढ़े थे कि कोर्ट जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कि उद्घोषणा का प्रकाशन धारा जो 82 के 2 में जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हो गया है। फिर धारा 82 में हम लोग चौथा खंड पढ़े थे कि प्रोक्लेम्ड पर्सन, कुछ ऑफेंसेस हैं जिसके ऑफेंडर को, जिसके एक्यूज्ड को हम प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर देते, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते, सॉरी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी। और उसके 82 के खंड 5 में पढ़े कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने की भी प्रक्रिया वही होगी जो प्रक्रिया प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित करने की दी गई है, और उसका भी स्टेटमेंट कोर्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस रीति से, जो वर्णित रीति है उसके तहत घोषित कर दिया गया है। हम लोग ये 82 के पांचों खंडों के बारे में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार हम लोग देख रहे हैं प्रोक्लामेशन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि धारा 82(1) में यदि प्रोक्लामेशन हो गया है, धारा 82(1) में प्रोक्लामेशन हो गया है और न्यायालय में वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, कुर्की का आदेश साथ साथ भी किया जा सकता है। धारा 82(1) के परंतु में हम लोग देखे थे कि अगर वह संपत्ति को निस्तारण कर रहा है, हटा रहा है, तो साथ साथ कुर्की का भी आदेश कर सकते हैं। 83(1) पढ़े थे कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा करने के बाद धारा 83 में कुर्की का आदेश कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कुर्की कैसे किया जाता है। अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट है तो कोई बात नहीं है, अपने जिला के बाहर है तो डीएम का इंडोर्समेंट चाहिए। 83 के 2 में पढ़े थे, 3 और 4 में पढ़े थे कुर्की का ढंग। 3 में पढ़े थे मोबाइल प्रॉपर्टी और किसी डेप्ट के कुर्की का ढंग, और 4 में पढ़े थे हम लोग इमोबाइल प्रॉपर्टी के कुर्की का ढंग। तो ये हम लोग मोड ऑफ अटैचमेंट हम लोग पढ़ लिए थे 3 और 4 में। और 5वां खंड हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई क्षयशील पदार्थ है, जीवधर चीज है, विनश्वर प्रकृति का चीज है, तो उसको न्यायालय विक्रय का आदेश करेगी और आदेश कर देगी कि न्यायालय के आदेशानुसार उसको न्यायालय के अधीन ही उसके इनकम को जमा किया जाए। ये है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर करने के बाद पहले न्यायालय साक्ष्य ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। और दूसरा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के पहले न्यायालय चाहेगी तो इंक्वायरी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया था धारा 82 और 83 में। धारा 82 एंड 83 में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि अगर मान लीजिए कुर्की का आदेश हुआ है, कुर्की हो गया है, तो क्या होगा? कुर्की होने के बाद सपोज करिए, मैंने अभी आपको बताया है कुर्की हुआ किसके संपत्ति का, तो मेरे दूसरे पार्टनर का, मैं प्रोक्लेम्ड पर्सन हूं, मेरे संपत्ति को कुर्क किया जाना, तो दूसरे का संपत्ति कुर्की हो गया है। दूसरे की संपत्ति कुर्की हुई है तो वो दावा कर सकता है। इसके लिए हम लोग धारा 84 पढ़ेंगे। धारा 84 में हम लोग पढ़ेंगे
क्लेम और ऑब्जेक्शन। उसके पहले मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, फिर पढ़ेंगे रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, फिर पढ़ेंगे अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोगों को 4 चीज पढ़ना है, इसलिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं धारा 84(1). धारा 84(1) में कहता है क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कितना दिन के भीतर? 6 महीना के भीतर। कब से? डेट ऑफ अटैचमेंट के 6 महीना के भीतर आप आपत्ति कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। कौन करेगा? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो क्लेम नो ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड बाय द प्रोक्लेम्ड पर्सन। यानी धारा 84(1) में प्रोक्लेम्ड पर्सन यानी मेरे विरुद्ध न्यायालय ने वारंट जारी किया था, मेरे विरुद्ध न्यायालय ने कुर्की का आदेश किया था, मैं नहीं कर सकता हूं धारा 84(1) में एक में क्लेम और ऑब्जेक्शन हम संपत्ति पर। तो कौन करेगा भाई? इसको प्रोक्लेम पर्सन को छोड़ के जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा, जिसकी संपत्ति की कुर्की हो गई है, वो क्लेम करता है। कहां करेगा? तो एक कोर्ट ऑर्डर 83(1) जो कुर्की का आदेश जारी किया है न्यायालय, उस कोर्ट में कर सकते हो, या अगर डीएम के इंडोर्समेंट का मामला है 83(2) में, जिले के बाहर वाले में हम लोग पढ़े थे, तो सीजेएम के यहाँ फाइल करो, यानी इशुइंग कोर्ट में या सीजेएम के कोर्ट में हम लोग फाइल करेंगे। वो कोर्ट जो है इंक्वायरी करेगी, जो इशुइंग कोर्ट होगी ना, कुर्की का आदेश जो जारी किया है, वह कोर्ट इंक्वायरी करेगी। और सीजेएम के मामले में खुद सीजेएम इंक्वायरी करेंगे या सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद है, अगर आपका क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसअलाउड हो जाता है, मान लीजिए कुर्की कर ली, हमारे विरुद्ध कुर्की का आदेश निकला हुआ था, मेरे भाई की संपत्ति कुर्की हो गई, सीजीएम ने या कुर्की का आदेश जारी करने वाले न्यायालय ने उसको अलाउ नहीं किया, तो उनको तो, मेरे भाई को तो टाइटल डिक्लेयर करवाना होगा ना, तो अपना राइट एस्टेब्लिश करेंगे, सूट लाना होगा उनको 1 साल के भीतर। 1 साल के भीतर वो अपना सूट लाए और राइट अपना डिक्लेयर करा ले कोर्ट से। कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देगी कि हाँ इस संपत्ति पर इसका हक है, तो उसके संपत्ति को तो कुर्की नहीं किया जाना था, कुर्की तो मैं प्रोक्लेम पर्सन हूं, मेरे संपत्ति का किया जाना था, तो मेरे भाई के संपत्ति को मुक्त करने का आदेश होगी यदि उनको टाइटल वो अपना डिक्लेयर कंफर्म करा लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग धारा 85। धारा 85 में है, मैं कर सकता हूं, मेरा राइट है, प्रोक्लेम पर्सन का राइट है, प्रोक्लेम पर्सन का राइट है धारा 85(1) में, लेकिन हमको अपीयर होना पड़ेगा। इफ अपीयरेंस विद इन टाइम हो जाता है तो रिलीज हो सकता है। प्रॉपर्टी जो अटैच किया गया है, उस प्रॉपर्टी को रिलीज करने का आदेश हो सकता है। देखिए यहां अगर मान लीजिए नहीं आइएगा तो क्या होगा, मैं नहीं गया हूं तो क्या होगा, अटैच प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है? अगर आप उपस्थित नहीं हुए हैं, विद इन टाइम, तब क्या होगा? अटैच प्रॉपर्टी सरकार के डिस्पोजल पर है। अगर मैं यहाँ दिए, देखिए विद इन टाइम उपस्थित नहीं होऊंगा तो मेरी जो संपत्ति कुर्की की गई है उसका क्या होगा? सरकार के डिस्पोजल पर होगा, लेकिन उसको 6 महीना के भीतर बिक्री नहीं किया जाएगा, या यदि क्लेम धारा 84 के तहत पेंडिंग है फिर भी बिक्री नहीं किया जाएगा, या तो वो राज्य सरकार के निस्तारण पर रहेगी, बिक्री 6 महीना के भीतर नहीं किया जाएगा, या धारा 84 मान लीजिए संपत्ति कुर्क किया गया, उस संपत्ति पर मेरा कोई कोसेलर है या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी क्लेम किए हुए, तो कैसे आप बिक्री कर दीजिएगा? बिक्री नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, मान लीजिए वो प्राकृतिक रूप से क्षयशील है, प्राकृतिक रूप से एकदम क्षयशील है, तुरंत खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या प्रोक्लेम्ड पर्सन के बेनिफिट में उसको बिक्री अनिवार्य है, तो बिक्री का आदेश भी किया जा सकता है। ये कब? जब विद इन टाइम उपस्थित आप नहीं होते हैं तब। अगर विद इन टाइम उपस्थित नहीं होते हैं तब। अब यहाँ देखिए पर्सन, ये प्रोक्लेम्ड पर्सन है और ये 2 साल के भीतर उपस्थित होया है या लाया गया है पकड़ के, और ये प्रार्थना पत्र देता है कि भाई हमने जो कुर्क किए गए संपत्ति है या बिक्री किए गए संपत्ति से जो आए हुए आगम है, इनकम है, वो हमको दे दिया जाए, तो क्या रिलीज किया जा सकता है? यह स्वीकार किया जा सकता है यदि न्यायालय में वह एस्टेब्लिश कर देता है कि नहीं तो वो फरार था, नहीं तो वो छिपा हुआ था, नहीं वो आदेशिका से बच रहा था, या वो ये कह देता है, मैं ये कह देता हूं कि साहब मैं कोर्ट के आदेशिका से नहीं बच रहा था, मैं फरार नहीं था, मैं नहीं छुप रहा था,
और मुझे कोई उद्घोषणा का ज्ञान ही नहीं था। मुझे उद्घोषणा का ज्ञान रहता तब ना हम न्यायालय में आ जाते। अगर हम ऐसा प्रार्थना पत्र देते हैं तो हमारी प्रार्थना पत्र स्वीकार होगी और मेरे पक्ष में आदेश होगा और हमारी जो संपत्ति कुर्की की गई है वो संपत्ति हमको मिल जाएगी। तो आप देखें किस प्रकार हमको कुर्की की गई संपत्ति मिल गया है। दूसरा, हमारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है। यदि मेरा प्रार्थना पत्र अस्वीकार होता है तो हमको अपील में जाने का अधिकार है। धारा 86 के तहत हम अपील दाखिल कर सकते हैं। मैं प्रोक्लेम्ड पर्सन हूं, मैं न्यायालय में आया हूं, मैं कुर्की गई संपत्ति की मांग करता हूं, या मेरे जो कुर्की गई संपत्ति की बिक्री हुई है मैं उसकी मांग करता हूं, आप नहीं दे रहे हैं, तो मैं न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर ले सकता हूं। अगर आप स्वीकार करोगे, रिजेक्ट करोगे तो मैं अपील में जाऊंगा। तो सवाल उठता है अपील में कहां जाओगे? तो अपील में मैं वहां जाऊंगा, मान लो मैं न्यायालय हूं सीजीएम का ऑर्डर से कहां जाते हो अपील बताओ? कोर्ट ऑफ सेशंस में, तो कोर्ट ऑफ सेशंस में जाएंगे अपील में। मैं कोर्ट ऑफ सेशंस हूं, कहां जाऊं अपील में? तो कहां जाते हो कोर्ट ऑफ सेशंस से अपील में? हाई कोर्ट, तो जाओ हाई कोर्ट जाओ। तो यानी उस न्यायालय के आदेश से जहां अपील में जाते हैं वहां धारा 86 के तहत अपील में जाएंगे। इसका मतलब चैप्टर 6 में एक बात आपने सीखा है, अपील का भी एक सेक्शन है। इस बात को याद रखना, धारा 86 अपील का भी एक सेक्शन यहाँ पे है, अलग आ गया धारा 86। ये धारा 86 क्या समन्स जारी करने के बाद उपसंजात होने की तिथि से पूर्व वारंट जारी किया जा सकता है? एक प्रश्न है। यदि मान लीजिए मैं कोर्ट हूं, मैंने आपको समन्स जारी कर दिया, किसी मुकदमे में उपस्थित कराना है आपको, हम समन्स जारी कर दिए, तो क्या मैं समन्स जारी करने के बाद वारंट जारी कर सकता हूं? अगर यह प्रश्न है तो इसका जवाब सुनिए कि अगर मुझे विश्वास करने का कारण हो गया, रीजन टू बिलीव, वही रीजन टू बिलीव जो आप इंडियन पिनल कोड में पढ़े थे धारा 26 में, अगर विश्वास करने का कारण हो गया है, किसी व्यक्ति को हम समन्स भेजे हैं वो नहीं उपस्थित होगा, वो पालन नहीं करेगा या वो फरार हो गया है। अगर ये चीज आ गया कि आप समन्स का पालन नहीं करोगे, फरार हो गए हो, तो हम वारंट इशू करेंगे। एक। दूसरा, क्या समन्स जारी करने के स्थान पर मैं कोर्ट हूं, हमको अभी प्रोसेस इशू करना है, तुम वांटेड हो, तुमको उपस्थित कराना है, मैं आपको उपस्थित कराने के लिए, उपसंजात कराने के लिए डायरेक्ट वारंट जारी कर सकता हूं या नहीं? यही सवाल है। किया जा सकता है? यस, व्हाई नॉट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम समन्स जारी करेंगे, आप उपस्थित नहीं होंगे, आप पालन ही नहीं करेंगे, हमारे समन्स के आर्डर का अनुपालन नहीं करेंगे, आप फरार हो जाएंगे, तो मैं क्यों सीधे डायरेक्ट मैं वारंट इशू कर दूंगा। क्या समन्स की तामीला हो गई, आपको समन्स भी मिल गया, लेकिन आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं नियत तिथि पर, जो फिक्स डेट है उस पर नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेगी कोर्ट? तो क्या आपके उपस्थित नहीं होने का कोई उपयुक्त कारण दर्शाया जा रहा है? ना, कोई उपयुक्त कारण नहीं है, तो मैं वारंट इशू कर दूंगा। ये 3 प्रश्न आपने देखा। अभी हम लोगों को पढ़ना है 87, 88 और 89। हम लोग 86 तक पढ़ लिए हैं, 88, 87, 88, 89 और 90 पढ़ना है। 90 पढ़ना है। ये मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। हम लोग 82 में प्रोक्लेमेशन पढ़े, 83 में अटैचमेंट पढ़े, 84 में दूसरे व्यक्ति के द्वारा अटैच किए गए प्रॉपर्टी पर क्लेम पढ़े, 85 में प्रोक्लेम्ड पर्सन के द्वारा अटैच किए गए प्रॉपर्टी पर क्लेम पढ़े, 86 में अपील पढ़े कि अगर हम प्रोक्लेम्ड पर्सन हमको प्रॉपर्टी नहीं देगी कोर्ट तो हम अपील में जाएंगे। उसके बाद 87, 88, 89 और 90 हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए हमारा एक प्रश्न, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको कोशिश किया है इसको समझाने का। व्हेन कैन ए वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड? क्वेश्चन है कि कब वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड? पहला जवाब है आपका, पहला सवाल का जवाब धारा 87 से शुरू होता है। 87 से देखिएगा, देखिए समन इशू कर दिए हैं जी सर, डेट फिक्स हुआ अपीयर होने के लिए, यस सर, लेकिन नहीं आया, नन अपीयरेंस है। क्या समन का ड्यू सर्विस हुआ है? यस सर। कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है? नो सर, वारंट इशू कर देंगे। एक। दूसरा, समन्स नहीं हुआ इशू, नॉट इशूड, क्यों नहीं किए इशू? अरे भैया वो फरार हो गया है, वो पालन नहीं करेगा, तो डायरेक्ट वारंट कर दीजिए समन्स के स्थान पर। ये दूसरा जवाब। तीसरा, समन्स इशू हुआ लेकिन फिर भी वो फरार हो गया और पालन नहीं किया वो, तो वारंट इन एडिशन कर सकते हैं टू समन्स। नो रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है तो वारंट समन इशू करने के बाद भी फरार हो जाते हैं, आप समन इशू होने के बाद भी फरार हो जाते हैं, नहीं पालन करते हैं और कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं देते हैं, तो हम वारंट कर देंगे। चलिए एक बात। दूसरी बात, वारंट तब करेंगे आपको उपस्थित होने के लिए हमने छोड़ दिया था बॉन्ड बनवा के।
बॉन्ड अभी क्या पढ़ रहे, बॉन्ड बनवा के आपको छोड़े हुए थे पूर्व में, लेकिन आप उपस्थित नहीं हुए थे, बॉन्ड आपका फॉरफिट हो गया। अब हम आपके विरुद्ध धारा 89 में आपको फिर से वारंट इशू कर देंगे। दूसरा धारा 88 कहता है कि अगर आप न्यायालय में उपस्थित है और आपकी उपस्थिति किसी भी कोर्ट में जरूरी है तो आपको हम बॉन्ड विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी अपेक्षा कर सकते हैं, बॉन्ड बनाइए और आपको हम छोड़ देंगे, समन वारंट इशू करने के स्थान पर हम आपसे बॉन्ड बना के छोड़ देंगे। वो धारा 88 में है। और धारा 90 तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 का विस्तार कर दिया है पूरे कोर्ट पर, ब्रॉड इसका स्कोप बना दिया है कि भाई जहां जहां समन वारंट शब्द है ना, प्रोसेस है, वो वहां समझना कि ये चैप्टर लागू होता है। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया धारा 87, धारा 88, धारा 87 में तो ये हो गया कि समन और वारंट साथ साथ कैसे होगा, समन के बाद तुरंत वारंट कैसे होगा, समन के स्थान पर वारंट कैसे हो जाएगा, समन, तो ये सवाल पढ़े। 88 में तो बॉन्ड पढ़ लिए, 89 में तो फॉरफीचर हो जाता है, वो पढ़ लिए कि बॉन्ड पहले से दिए हुए थे, नहीं दिए तो वापिस हो गया बॉन्ड हम कैंसिल कर देंगे, आपको फिर से वारंट कर देंगे। और 90 में पढ़ेगी संहिता का विस्तार का, पूरा इस संहिता पर विस्तार कर दिया आप समन से संबंधित चैप्टर को। इस प्रकार मैंने आपको ये चैप्टर प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिए। मैं दावा करता हूं कि आपको एक एक प्रोसीजर का मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लाइव क्लास के वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।